नमस्कार साथियों। अपन मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो कक्षा 12 के जो अपनी पुस्तक है उस पुस्तक का सेकंड अध्याय अपन देख रहे थे। उस सेकंड अध्याय में जो अपनी जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से संबंधित है इसके बारे में अपन ने बात कर रहे थे। इस बारे में अपन ने जनसंख्या वृद्धि के बारे में देखा, जनसंख्या घनत्व के बारे में देखा, जनसंख्या वितरण के बारे में अपन ने बात की। इसके बाद अपन ने बात की कि जनसंख्या वृद्धि के 3 मूल घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इन तीनों के बारे में अपन ने बात करी। इसके बाद अपन ने ध्यान दिया, जो अपना टॉपिक था वो था जनसंख्या वृद्धि की क्या प्रवृत्तियां रही है, कि जनसंख्या वृद्धि किस काल में किस तरीके से बढ़ी है, इसकी अपन ने नेक्स्ट क्लास में बात कर ली थी। आज जो इम्पोर्टेंट जो अपना पार्ट है, अपन कहें कि ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से सिद्धांत माना जाता है जिसे अपन जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। ये भूगोल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है और इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि जो मानव की जो प्रवृत्ति रही है वो किस प्रकार की रही है। तो ये जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है वो विकास की कई अवस्थाओं को दर्शाता है और इसमें ये बताया गया है कि एक मानव जो समाज है, ये जो मानव समाज है, ये मानव समाज ये जो मानव समाज है ये एक कृषक समाज से, या अपन बात करें कि एक अशिक्षित समाज से मानव किस प्रकार से एक विकसित मानव में या विकसित समाज में और एक औद्योगिकृत समाज में पहुंचता है, इसकी क्या होती है? विभिन्न अवस्थाएं होती है। और इसी सिद्धांत में इन्हीं अवस्थाओं का वर्णन किया गया है कि एक जो समाज है वो किस प्रकार से एक पिछड़े हुए, एक अशिक्षित समाज से, एक ग्रामीण समाज से, खेतीहर समाज से किस प्रकार से मानव एक शिक्षित मानव की ओर अग्रसर होता है, किस तरीके से वो औद्योगिक मानव बनता है, या अपन कहेंगे किस तरीके से वो नगरीय समाज की ओर परिवर्तित होता है, किस तरीके से वो औद्योगिक समाज की ओर बढ़ता है। इस अवस्था से इस अवस्था तक पहुंचने के लिए मानव को कई अवस्थाओं को क्या करना पड़ता है? पार करना पड़ता है। तब जाके वो कृषक समाज से औद्योगिक समाज में क्या होता है? परिवर्तित होता है। अर्थात जिस प्रकार से एक मानव जन्म लेने से अपनी वृद्धावस्था तक पहुंचने के लिए विकास की कई अवस्थाओं को पार करता है, जैसे शैशवावस्था उसकी होती है, बाल्यावस्था होती है, फिर उसकी किशोरावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है और अंत में उसकी वृद्धावस्था आती है। तो इस तरीके से जन्म से लेकर अपने अंतिम समय तक मनुष्य भी कई अवस्थाओं को पार करता है। उन अवस्थाओं को पार करने से ही वो अंतिम पड़ाव तक पहुंचता। ये नहीं होता है कि व्यक्ति जन्म लेते ही बुढ़ा हो जाता। उस वृद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? विकास की कई अवस्थाओं को पार करना पड़ेगा, तब जाके वो अंत में क्या बनता है? वृद्ध व्यक्ति के रूप में अपने आप को डालता है। इसी प्रकार से कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, वो एक पिछड़े समाज से अगर विकसित समाज की ओर अग्रसर हो रहा है तो उसमें कई प्रकार की प्रवृत्तियां अपने को देखने को मिलती है, जिनको अपन ने सामान्य रूप से कई अवस्थाओं में इसको विभाजित किया है। अब बात करें इस सिद्धांत की, कि ये जो समाज के विकास के कार्यक्रम लागू करने के साथ ही जनसंख्या संक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं अपने को क्या होने लगती है? प्राप्त होने लगती है। अर्थात समाज में जैसे जैसे विकास होता है उसके विकास की भी कई अवस्थाएं अपने को देखने को मिलती है। इन अवस्थाओं की क्रमिक व्याख्या ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के आधार पर क्या की जाती है? उनकी व्याख्या की जाती है।
1929 ईस्वी में ये जो सिद्धांत दिया है वो सर्वप्रथम किसने दिया है? 1929 में थॉमसन महोदय ने, और 1945 में नोटेंस्टीन महोदय ने ये सिद्धांत दिया है और ये मॉडल प्रस्तुत किया था। और उसके बाद में 1975 ईस्वी में ब्रिटिश विद्वान पीटर हेगेट ने इसमें क्या किया था? संशोधन किया था। तो जो मूल सिद्धांत है, इस मूल सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1929 में थॉमसन महोदय ने और 1945 में नोटेंस्टीन महोदय ने इसका क्या किया? प्रतिपादन किया था। आगे चलकर 1975 ईस्वी में ब्रिटिश विद्वान पीटर हिगेट ने इसमें क्या किया? संशोधन प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट अपन बात करें, थॉमसन महोदय व नोटेंस्टीन महोदय ने इसको प्रस्तुत किया था, इस कारण से इसको थॉमसन नोटेंस्टीन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक अविकसित समाज जब विकसित समाज की ओर या अवस्था में पहुंचता है तो इस दौरान वह कई जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाओं को क्या करता है? पार करता है। अर्थात एक अवस्था से इस अवस्था तक पहुंचने के लिए विकास की क्या होती है? कई अवस्थाएं होती है जिनको पार करके ही व्यक्ति यहां से कहां पहुंचता है? यहां पर पहुंचता है। मतलब आपको भी इस मकान की अंतिम पहली सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी तक चढ़ने के लिए कई सीढ़ियों को क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बिना सीढ़ियां चढ़े सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। आपको सारी सीढ़ियों को क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा, तब जाके आप अंतिम पड़ाव तक पहुंचेंगे। तो इसी प्रकार से जो एक अविकसित समाज होता है, जब वो विकसित समाज की अवस्था में पहुंचता है तो इस दौरान वह जनसंख्या संक्रमण की कई अवस्थाओं को क्या करता है? पार करता है। अब देखो, थॉमसन व नोटेंस्टीन महोदय ने जो मूल सिद्धांत था, उस मूल सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई थी। इसके बाद में 1975 में पीटर हेगेट महोदय ने इसमें संशोधन किया और उसके बाद में उन्होंने एक और अवस्था जोड़ दी जिसे 5वीं अवस्था के नाम से जाना जाता है। ये अवस्था किसने जोड़ी है? पीटर हेगेट महोदय ने। थॉमसन व नोटेंस्टीन महोदय ने कुल कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी, लेकिन पीटर हेगेट महोदय ने 1975 ईस्वी में संशोधन किया और इसमें एक और अवस्था जोड़ दी। इस प्रकार से उसमें कुल कितनी अवस्थाएं हो गई? 5 अवस्थाएं हो जाती है। आगे बात करें सिद्धांत की, तो देखो ये जो मॉडल है आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का जो ये मॉडल है, इस मॉडल में उन्होंने थॉमसन व नोटेंस्टीन महोदय ने 3 कारकों को मूल आधार माना था। एक है आपकी जन्म दर, दूसरी है मृत्यु दर और तीसरी जो है वो है जनसंख्या वृद्धि। ये 3 कारक हैं जिनको आधार मानकर ये थॉमसन नोटेंस्टीन महोदय ने ये मॉडल क्या किया था? प्रस्तुत किया था। क्योंकि इस अवस्था से इस अवस्था तक पहुंचने के लिए इन 3 कारकों की मूल आवश्यकताएं अपने को महसूस होती है, या इन 3 कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका अपने को नजर आती है। तो अब इसको आप पहली अवस्था को इसमें आप देखें, हल्का सा एक बार इस मॉडल को आप समझें। इसमें आपको डॉट डॉट वाली ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दर्शा रही है जन्म दर को। सॉरी, किसको दर्शा रही है? जन्म दर को। ये डॉट डॉट वाली लाइन किसको दर्शा रही है? जन्म दर को। एक जिगजैग वाली लाइन दिख रही है आपको, ये मृत्यु दर को प्रदर्शित कर रही है, और एक सीधी लाइन आपको दिख रही है, ये आपकी जनसंख्या वृद्धि को दर्शा रही है। समझ में आ गई क्या? अब इसमें आप देखें कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था, अर्थात ये जो अवस्था है एक अविकसित समाज की अवस्था है। कौन से समाज की? अविकसित समाज की, या अपन कहें कि ग्रामीण समाज की, या अपन कहें खेतीहर समाज की, या अपन कहें कि अशिक्षित समाज की। प्रथम अवस्था कौन से समाज की है? इज द अविकसित ग्रामीण समाज, खेतीहर समाज या अशिक्षित समाज की।
इस अवस्था में मनुष्य के पास से ज्यादा भरण पोषण के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, नहीं विशेष प्रकार के अपने पास प्रौद्योगिकी होती है जिसकी वजह से चिकित्सा के या शिक्षा का इतना यहाँ पर विशेष महत्व होता है। इस कारण से आप देखें कि इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण से, साथ ही शिक्षा के अभाव के कारण से यहाँ पर मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही क्या होती है, उच्च होती है। दिख रही है आपको उच्च स्तर पे, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है, हाई लेवल पे है। अर्थात हाई लेवल का मतलब है 40 से 45 प्रति हजार जन्म दर है और 40 से 45 हजार ही क्या है, मृत्यु दर है। अर्थात 1000 लोगों पे 40 से 45 लोग जन्म ले रहे हैं और 1000 लोगों पे 40 से 45 लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो जनसंख्या क्या हो गई, एकदम से स्थिर। क्या जनसंख्या में बढ़ोतरी या घटोतरी हो रही है क्या? जैसे कि सामान्य रूप से किसी क्षेत्र में 500 लोग रहते हैं इस क्षेत्र में और यहाँ पे 50 लोग जन्म ले रहे हैं और 50 से लोग मर रहे हैं, तो क्या जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? क्या जनसंख्या क्या रहेगी, एकदम से स्थिर रहेगी। अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा। अब इस पहली अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, उच्च है, जिसकी वजह से यहां पे निम्न स्तर की जनसंख्या स्थिरता पाई जाती है। अर्थात इस समय जनसंख्या कितनी है, मात्र 500 है। अर्थात निम्न जनसंख्या उस क्षेत्र में पाई जाती है और वो भी क्या है, स्थिर है। अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात अशिक्षा की वजह से, गरीबी की वजह से लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, साथ ही चिकित्सा सुविधाओं की कमी से, कई प्रकार के संक्रामक रोगों की वजह से, साथ ही कई प्रकार की बीमारियां जो है, साथ ही जो अपना भरण पोषण के उचित साधन नहीं मिलने के कारण से लोगों की मृत्यु भी क्या है, उच्च है। तो प्रथम अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर और निम्न स्तर की जनसंख्या स्थिरता। सेकंड अवस्था की बात करें अपन तो सेकंड अवस्था में जब समाज प्रवेश करता है या कोई भी देश प्रवेश करता है तो उस समाज में धीरे धीरे सबसे पहले अगर कोई काम किया जाता है तो वो है स्वास्थ्य। किस पे ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है। उस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का विकास किया जाता है। अब जब किसी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का विकास किया जाएगा तो धीरे धीरे जो मृत्यु दर है वो तो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। लेकिन शिक्षा पे अपन ने ध्यान नहीं दिया, उस समाज के व्यवस्थित अपन ने समायोजन पे ध्यान नहीं दिया, तो जन्म दर क्या बने रहेगी, हाई बनी रहेगी। अर्थात जन्म दर इस अवस्था में आप देखिए उच्च बनी हुई है, मृत्यु दर धीरे धीरे क्या होती जा रही है, इस अवस्था में कम होती चली जा रही। अर्थात दूसरी अवस्था में चिकित्सा सुविधाओं के विकास के कारण से मृत्यु दर कम होती चली जाती है लेकिन जन्म दर उच्च बनी हुई रहती है। ये इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। अब धीरे धीरे क्या बनेगा, ये गैप बनेगा। अब तक जनसंख्या वृद्धि क्या थी, स्थिर थी, लेकिन अब आप देखें कि जन्म दर और मृत्यु दर में क्या बढ़ रहा है, गैप बन रहा है। गैप बन रहा है तो सीधी सी बात है जनसंख्या वृद्धि भी क्या होगी, होगी। वृद्धि का मतलब क्या है, जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। अब परिवर्तन कैसे होगा, जैसे कि 50 लोग हैं इस क्षेत्र में, 50 लोग तो जन्म ले रहे हैं लेकिन यहां पे मर जैसे 30 ही रहे, तो बढ़ोतरी कितने की हो गई, 20 लोगों की। तो जनसंख्या में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। अब धीरे धीरे जनसंख्या में क्या होने लग जाती है, वृद्धि होना शुरू हो जाती है। कौन सी अवस्था में, दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था की अपन बात करें तो तीसरी अवस्था के प्रथम चरण में, अर्थात तीसरी अवस्था का ये फर्स्ट जो हाफ है, प्रथम चरण की अपन बात करें तो इस अवस्था में जन्म दर उच्च बनी रही रहती है, मृत्यु दर अपने निम्नतम स्तर पे पहुंच चुकी होती है। अर्थात ये जो गैप है वो लगातार क्या हो रहा है, और यहां पर आप गैप देखें
और ये गैप देखें आप, ये गैप लगातार, जैसे कि 50 लोग, आप इधर देखें कि जैसे कि पहले 50 लोग जन्म ले रहे थे और 50 ही मर रहे थे, 0। ठीक है, उसके बाद में 50 लोगों ने जन्म लिया, 45 लोग मर गए, 5 लोगों की वृद्धि। फिर 50 लोगों ने जन्म लिया, 45 की जगह 40 लोग मरे, 10 की वृद्धि। फिर 50 लोगों ने जन्म लिया, इस 35 मर गए, सॉरी, तो 15 लोगों की बढ़ोतरी हो गई। फिर 50 लोगों ने जन्म लिया, 30 मर गए, तो 20 की बढ़ोतरी हो गई। इस तरीके से धीरे धीरे जब अपन बात करें, 50 लोगों ने 20 मर गए, 30 की बढ़ोतरी हो गई, 50 लोगों ने जन्म लिया और 10 मर गए, तो 40 की बढ़ोतरी हो गई। अब एक तो केवल 5 लोग बढ़ रहे, यहां पर आप कंडीशन देखें केवल 5 लोग बढ़ेंगे, और यहां पर आप कंडीशन देखें तो कितने लोग बढ़ेंगे, 40 लोग। और ये 40 लोग केवल कितने पे है, 1000 लोगों पे। 10,000 पे 400 लोग, 1 लाख पे 4000 होंगे कि नहीं होंगे। अब आप ऐसे करोगे, 10 लाख पे 40,000 हो रहे कि नहीं हो रहे। इसी प्रकार से आप 1 करोड़ पे 40 लाख हो रहे नहीं हो रहे, 10 करोड़ पे 4 करोड़। अब इस तरीके से क्या बनेगा, ये रेशो बढ़ता चला जाएगा और अंत में अपने सामने क्या करता है, एक विशाल जनसंख्या को वो खड़ा कर देता है। और इसी अवस्था को अपन क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। आपको अगर पूछा जाए, आपकी जो बुक है उसमें जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में, आपकी जो बुक है वो मैं बता दूं कि इस आपकी बुक में दूसरी और तीसरी अवस्था को एक कर रखा है और चौथी और पांचवी अवस्था को एक कर रखा है। तो इस प्रकार से आपकी जो बुक है उसमें केवल 3 अवस्थाएं बताई गई है, क्योंकि उसमें ज्यादा विस्तार नहीं दिया गया है। जबकि मूल जो सिद्धांत है उसमें कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं थी, और उसके बाद में पीटर हेगेट महोदय ने उसमें 5वीं अवस्था और जोड़ी है। तो अपन बात करें तीसरी अवस्था की, तो इस तीसरी अवस्था में इस प्रथम हाफ में जनसंख्या महाविस्फोट की स्थिति पाई जाती है। अर्थात इस अवस्था में अपन बात करें तो जन्म दर बिल्कुल पीक पे बनी हुई है और मृत्यु दर अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच चुकी है। इस कारण से इस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की अवस्था होती है। लेकिन इसके बाद में जब अपने को ऐसा लगता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या अपने समस्त लाभों को क्या कर रही है, सोख रही है, तो उसके बाद में जागरूकता आती है, लोगों में शिक्षा का विकास किया जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे अब जन्म दर भी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो तीसरी अवस्था के अंतिम चरण में जन्म दर भी कम होने लगती है और मृत्यु दर अपने अंतिम स्तर तक पहुंच चुकी होती है। अब बात करें चौथी अवस्था की, तो चौथी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हो चुकी होती है, निम्नतम स्तर पर स्थिर हो चुकी है। अर्थात अपन बात करें कि लगभग जन्म दर अब धीरे धीरे क्या हो रही है, पहले यहां 50-50 लोग जन्म ले रहे थे, अब धीरे धीरे 40 हो गए, 35 हो गए, 30 हो गए, 20 हो गए और अंत में 10 लोग हो गए। अब 10 लोग ही जन्म ले रहे हैं और 10 ही क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। तो वापस क्या हो जाएगा, 0। अब चौथी अवस्था में क्या बताया गया है कि जन्म दर भी निम्न स्तर पे है, मृत्यु दर भी निम्न स्तर पे है और जनसंख्या वृद्धि अब यहां पे 500 की जगह कितने लोग हो गए, 50,000 हो गए। समझ में आ रही है। अब जनसंख्या यहां पर क्या है, विशाल मात्रा में जनसंख्या हो गई है। अब जनसंख्या यहां पर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। जैसे कि जर्मनी है, जापान है, रसिया है, इटली है, अमेरिकन है, ये जो कंट्रीज है, इन देशों में जनसंख्या क्या हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है। यहां पे जन्म दर और मृत्यु दर अपने निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है।
अब बात करें अंतिम अवस्था की, तो ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था है जिसको पीटर हेगेट महोदय ने अपने सिद्धांत में जोड़ा था। और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि इस अवस्था के अंतिम चरण में क्या होता है कि अत्यधिक भौतिकतावादी संस्कृति की वजह से लोग जो है वो जन्म दर को और भी ज्यादा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जन्म दर अपने निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। जन्म दर अर्थात अपन बात करें कि उस क्षेत्र में अगर 10 जने मर रहे हैं तो जो जन्म दर है वो कितनी हो गई, 8। मतलब ये नहीं कि बच्चे पैदा होने ही बंद हो गए वहां पे, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे पैदा होने की जो दर है वो क्या हो गई है, कम हो गई। अब जैसे कि पहले 10 लोग जन्म ले रहे थे, 10 ही मर रहे थे तो स्थिर थी। अब धीरे धीरे 10 तो मर ही रहे हैं, जो प्राकृतिक रूप से जिसकी मृत्यु निश्चित है वो तो होनी है, लेकिन जो जन्म दर है वो 10 से भी क्या हो गई, 8 पे आ गई। तो अब क्या होगा, जनसंख्या ऋणात्मक होने लगेगी। जैसे कि 5000, अब कितने हो गए, यहां पे 50,000 लोग हो गए, ठीक है। अब 50,000 लोगों में जैसे कि यहां पे हर साल 500 लोग बढ़ रहे थे, 500 मर रहे थे, तो स्थिर थी 50,000 की 50,000 रह गई। लेकिन अब 500 तो मर रहे हैं और 400 ही जन्म ले रहे हैं, तो 100 की क्या हो गई, कमी हो गई। तो अब जनसंख्या 49,900 रह जाएगी। तो जन्म दर में क्या आई, कमी आई। तो 5वीं अवस्था में जन्म दर कम हो जाती है और मृत्यु दर उसी अवस्था में बनी रहती है। इस कारण से इस अवस्था में जन्म दर ऋणात्मक स्तर पर पहुंच जाती है। इस कारण से विश्व में कई ऐसे देश हैं जो अपने देश में जनसंख्या बढ़ाने को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और कई प्रकार की लाभकारी योजनाओं के माध्यम से उस देश के नागरिकों को क्या करते हैं, वो बढ़ोतरी देते हैं या उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप जनसंख्या में क्या करिए, वृद्धि करिए। तो ये 5 व्यवस्था उन देशों के लिए है जहां पर जन्म दर मृत्यु दर से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही आपका क्या है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है। अगर कोई भी देश इन पहली 2-3 अवस्थाओं में जितना लंबा टिका रहेगा, वो देश उतना ही ज्यादा क्या माना जाएगा, पिछड़ा हुआ माना जाएगा। क्योंकि इन देशों में ज्यादा लंबे समय तक रुकने का मतलब है कि आपकी राजनीतिक व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, आपके क्षेत्र में शांति का माहौल नहीं है। इसकी वजह से आप लंबे समय तक इन अवस्थाओं में क्या है, टिके हुए रहते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जो इन अवस्थाओं को बहुत जल्दी पार करके कहां पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए। जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इटली है। ये ऐसे देश हैं जो इस अवस्था से इन अवस्थाओं में बहुत कम रुके और सीधे कहां पहुंच गए, 4थी अवस्था में पहुंच गए। अपन अभी जो है वो 3री अवस्था में चल रहे हैं। कौन सी अवस्था में, 3री अवस्था में चल रहे हैं। उसके बाद में अपन ने 3री अवस्था के अंतिम चरण में अपन ने प्रवेश कर लिया है। जैसे कि अपन भारत की बात करें तो लगभग 1971 की जो अपनी जनगणना थी, उस जनगणना में अपनी हाईएस्ट जन्म दर प्राप्त हुई है। उसके बाद में भारत ने जन्म दर को भी क्या कर दिया, कम कर दिया, और मृत्यु दर धीरे धीरे क्या होती चली गई, कम होती चली गई। तो इस प्रकार से भारत अभी कौन सी अवस्था में, 3री अवस्था में रह रहा है। तो ये आपका जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको केवल 3 कारकों पे ध्यान देना होगा, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि। इन 3 कारकों के आधार पे ही अपन इस सिद्धांत की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है, जनसंख्या वृद्धि निम्नतम स्तर पर स्थिर अवस्था में है। दूसरी अवस्था में जन्म दर उच्च है लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि में प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तीसरी अवस्था में प्रथम हाफ में जन्म दर हाईएस्ट पीक पे होती है लेकिन मृत्यु दर अपने निम्न स्तर पर पहुंच चुकी होती है, जिस कारण से इस अवस्था में अपने को जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलता है। और अंतिम अवस्था में, तीसरी अवस्था के अंतिम अवस्था में जन्म दर भी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है।
चौथी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी होती है और जनसंख्या उच्चतम स्तर पर स्थिर हो चुकी है। अंतिम अवस्था में जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि में ऋणात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो ये अपना जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है। इसकी विभिन्न अवस्थाओं को इस बार देख लें आप कि ये अवस्था, प्रथम अवस्था, ये अवस्था अविकसित समाज, कृषिगत समाज व ग्रामीण समाज की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में अशिक्षा, अजागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, अंधविश्वास व आधारभूत सुविधाओं की कमी पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? प्रथम अवस्था में। इस अवस्था में आपको उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर व निम्न स्तर की जनसंख्या वृद्धि स्थिरता देखने को मिलती है। समझ में आ गई क्या? अब जन्म दर उच्च का मतलब क्या है? 45 से 50 व्यक्ति प्रति हजार उच्च जन्म दर है, और उच्च मृत्यु दर का मतलब है 45 से 50,000 व्यक्ति प्रति हजार तक उच्च होती है, तो वो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। उच्च जन्म दर के नाम से उसको जाना जाता है। द्वितीय अवस्था ये विकासशील समाज की प्रथम अवस्था होती है। इस अवस्था में स्वास्थ्य सेवाएं आंशिक रूप से क्या होने लग जाती है? प्रभावी होने लग जाती है, अर्थात स्वास्थ्य सेवाओं में विकास शुरू हो जाता है। इस अवस्था में उच्च जन्म दर, मैंने आपको बताया हाईएस्ट पीक पे जन्म दर रहती है। घटती मृत्यु दर, मृत्यु दर क्या होती है? घटती शुरू होती है, और जनसंख्या वृद्धि अपने को देखने को मिलती है। तीसरी अवस्था की अपन बात करें तो तृतीय अवस्था ये विकासशील अवस्था की दूसरी अवस्था है, अर्थात इस अवस्था में उच्च जन्म दर, तेजी से कम होती मृत्यु दर और तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की प्रवृत्ति अपने को देखने को मिलती है। इस वजह से इस अवस्था को ये जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। समझ में आ गई क्या? इसके बाद इस अवस्था के अंतिम चरण में जन्म दर में भी क्या आने लग जाती है? कमी आने लग जाती है। मृत्यु दर अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी होती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि तो होती है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। भारत वर्तमान में इसी अवस्था में क्या है? स्थित माना जाता है। चतुर्थ अवस्था ये विकसित समाज की, नगरीय समाज की और औद्योगिक समाज की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर व उच्चतम स्थित की जनसंख्या स्थिरता पाई जाती है। उसके बाद अपन ने बात करी कि विगत 500 वर्षों में जनसंख्या, मानव जनसंख्या 10 गुना से भी अधिक क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। मतलब विगत 500 वर्षों में मैंने आपको बताया था कि 1650 के आसपास लगभग 50 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी थी? 50 करोड़ के समथिंग जनसंख्या थी। तो विगत 10 जो 500 वर्ष हैं, इन 500 वर्षों में जनसंख्या आज आप देखें 8 अरब के समथिंग पहुंच चुकी है। तो अपन उस समय अगर 55 करोड़ मान रहे हैं तो 10 गुना का मतलब क्या हो गया? 550 करोड़। तो 550 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके बाद अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 4 गुना जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तथ्य है, फैक्ट है सीधे। प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है कि प्रतिवर्ष लगभग कितने लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं? तो 8 करोड़ लोग। अकेले 20वीं शताब्दी में कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है? 4 गुना जनसंख्या बढ़ी है। और विगत 500 वर्षों में जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो लगभग 10 गुना से भी ज्यादा की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार से अपन देखते हैं तो ये अपना सेकंड जो चैप्टर था वो अपना पूरा होता है। उसके बाद में ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत आने के बाद में अपने को पता चलता है कि किस देश में किस प्रकार की विकास अवस्थाएं पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो तीसरी अवस्था में है। इसी प्रकार से अफ्रीका के अधिकांश देश जो हैं वो पहली व दूसरी अवस्था में गति कर रहे हैं, और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश कंट्री है। इसी प्रकार से चीन है, जापान है, कोरिया है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है,
ये जो देश है वो अधिकांश देश चौथी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और चौथी अवस्था में अभी चल रहे हैं। तो यह जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। आपको इसके बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और ये सिद्धांत की व्याख्या जो है वो 3 तत्वों के आधार पर की जाती है, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि। जन्म दर और मृत्यु दर बराबर रहेगी, स्थिर रहेगी, तो जनसंख्या वृद्धि में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर में जैसे ही गैप आना शुरू होगा, जनसंख्या वृद्धि अपने आप ही क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर कम है, तो धनात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर मृत्यु दर उच्च है और जन्म दर कम है, तो अपने को ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी। इस प्रकार से अपन ने ये जो टॉपिक है वो खत्म कर लिया है। साथ ही कुछ प्रश्न आपके इस तरीके से भी बन सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। तो सबसे पहला उपाय यही हो सकता है कि लोगों को शिक्षित करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, परिवार नियोजन के जो साधन है उनको अपनाना चाहिए, गर्भ निरोधक साधनों का अपने को प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो जनसंख्या वृद्धि को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है जागरूकता। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि बड़ा परिवार होने के और छोटा परिवार होने के अपने को क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। अगर लोगों में इस प्रकार की जागरूकता आ जाए, अगर लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, तो वास्तविक रूप से अपन जनसंख्या वृद्धि को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरीके से सरकार द्वारा भी इसमें कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और अपने जो अपना मानवीय जीवन है या अपन कहें कि सामान्य स्तर पर भी अपने को क्या करने चाहिए, इसमें प्रयास करने चाहिए। जैसे कि सरकार द्वारा विवाह की आयु में वृद्धि की जा रही है, ये सरकार का एक प्रयास है। बाल विवाह पे लगातार क्या लगाई जा रही है, रोक लगाई जा रही है। तो सरकार अपने स्तर पे कुछ प्रयास कर रही है ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, इस जनसंख्या वृद्धि को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। तो इस प्रकार से ये इसी जो है अपना सेकंड चैप्टर जो था मानव जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि वाला, ये यहीं पर क्लोज होता है। कल जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना मानव विकास, आपके अध्याय 4 जो है वो इसका अपन अध्ययन करेंगे कि मानव विकास की अवधारणाएं क्या हैं, किसने ये अवधारणाएं दी है और इनका क्या महत्व होता है। इस बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।